तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं खनिज लवणों का अवशोषण। खनिज लवणों का अवशोषण यानी खनिज लवणों के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में जो खनिज लवणों को अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं कि खनिज लवणों का अवशोषण पादप किस प्रकार करता है। देखो, जो मृदा होती है, मृदा के अंदर खनिज लवण मौजूद होते हैं। मृदा के अंदर क्या होते हैं? मृदा के अंदर खनिज लवण मौजूद होते हैं, खनिज लवण। अब इन खनिज लवणों को क्या करेगा पादप अपने बॉडी के अंदर किस प्रकार एब्जॉर्बेशन करता है, उसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। मृदा से जो पादप है वो एक निश्चित सीमा तक ही क्या करता है? खनिज लवणों का अवशोषण करता है। क्या करता है? निश्चित सीमा तक क्या करेगा? खनिज लवणों का अवशोषण करेगा। कब तक? जब तक बाह्य व अंतः दोनों माध्यमों में क्या नहीं हो जाए? लवणों की सांद्रता बराबर न हो जाए, उस कंडीशन तक क्या करेगा? यह अवशोषण की प्रक्रिया करेगा। जो मृदा में जो खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है वो आयनों के रूप में होता है। खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। आयनों के रूप में होता है। जो आयन रूप में होते हैं, जैसे पोटेशियम का पोटेशियम आयन के रूप में, मैग्नीशियम आयन के रूप में, जो हमने पढ़ लिए, उन सभी का अवशोषण क्या करता है? आयनों के रूप में होता है। और किनके द्वारा होगा? जड़ों द्वारा ही तो होगा। जड़ द्वारा होगा। लेकिन जड़ के भी कौन से? जो विभेद्यकी क्षेत्र होता है, उन विभेद्यकी क्षेत्रों द्वारा और दीर्घीकरण क्षेत्र के द्वारा क्या करता है? खनिज लवणों का अवशोषण होता है। लेकिन दोनों की कंपैरिजन करें तो विभेद्यकी क्षेत्र वो होता है, मेरिस्मेटिक जो एरिया होता है, जहाँ पर लगातार कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, जो लास्ट भाग होता है, वह उस भाग के द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। जड़ के क्षेत्र व विभेद्यक क्षेत्र व दीर्घीकरण क्षेत्र द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। खनिज लवणों का अवशोषण होता है। ठीक है, ध्यान रखना कि कौन से? विभेद्यकी क्षेत्र हो गया और दीर्घीकरण क्षेत्र हो गए जड़ के, उनके द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। किस रूप में? आयनों के रूप में। ठीक है, कब तक होता रहेगा? जब तक बाह्य और अंतः दोनों वातावरण में क्या हो जाएगा? दोनों जो सतह हैं, दोनों जो विलयन हैं, उनमें जब आयनों की सांद्रता बराबर न हो जाए, उस कंडीशन तक क्या होती है? खनिज लवणों का अवशोषण होता है। बात करें खनिज लवण में, तो खनिज लवणों का अवशोषण होता है वो दो प्रकार से होता है। खनिज लवणों का अवशोषण दो प्रकार से होता है। उससे पहले ये देखो कि खनिज लवणों का अवशोषण पहले क्या करते थे? जल में घुलित अवस्था में ही अवशोषित होता है। पहले क्या मानते थे कि खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है वो जल द्वारा जो घुलित अवस्था में ही अवशोषण हो जाता है। लेकिन अब ये सिद्ध हो चुका है कि खनिज लवणों का अवशोषण अलग प्रक्रिया है और जल का अवशोषण एक अलग प्रक्रिया है। तो क्या लिखेंगे? जल अवशोषण व खनिज अवशोषण दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। अलग अलग प्रक्रियाएं। जल का अवशोषण अलग तरीके से होता है और खनिज लवणों का अवशोषण अलग तरीके से होता है। तो इससे आगे हम पढ़ते हैं कि खनिज लवणों का अवशोषण है वो दो प्रकार की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है, सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण।
दो प्रकार से अवशोषण हो जाएगा, दो प्रकार से क्या होता है, अवशोषण की प्रक्रिया होती है। अवशोषण की प्रक्रिया पहली कौन सी हो जाएगी, निष्क्रिय अवशोषण। पहली कौन सी है, निष्क्रिय अवशोषण, और दूसरी हो जाएगी सक्रिय अवशोषण। एक्टिव और पैसिव। पैसिव एब्जॉर्वेशन की बात करें, मतलब निष्क्रिय अवशोषण की बात करें, तो इस प्रक्रिया के दौरान किसकी आवश्यकता नहीं होगी, एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी जब निष्क्रिय रूप से खनिज लवणों का अवशोषण होगा। लेकिन सक्रिय जल अवशोषण की बात करें तो सक्रिय जल अवशोषण है वो किस रूप में होता है, एटीपी की आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता, एटीपी की आवश्यकता होगी क्योंकि इसमें ऊर्जा खर्च होती है इस दौरान। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण, निष्क्रिय अवशोषण के लिए जो विचार दिए रखे हैं उनको सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम विसरण द्वारा। विसरण, विसरण जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं विसरण। आप जानते हो कि विसरण क्या होगा, जब अणुगमन किधर हो रहा है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है तो वह विसरण प्रक्रिया होती है। तो ठीक इसी प्रकार जो मृदा के अंदर खनिज लवणों की सांद्रता अधिक होगी और रूट के अंदर जो विभेद्युतिकी क्षेत्र है उसके अंदर क्या होगा, खनिज लवणों की आवश्यकता कम होगी। खनिज लवणों की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि इसमें उपापचयी जो प्रक्रिया होती है उनको संपन्न होने के लिए खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। आप लिख सकते हो किसके लिए, उपापचयी प्रक्रियाओं के संपन्न होने के लिए खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, रिक्वायर होती है। इसलिए जो खनिज लवणों की क्रियाविधि है वो एक्टिव रूप से होगी क्योंकि उपापचय प्रक्रियाओं के लिए खनिज लवणों की आवश्यकता हो रही है। तो विसरण प्रक्रिया में क्या करेंगे, खनिज लवणों का क्या होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या हो जाएगा, गमन हो जाएगा। ठीक है, खनिज लवण कहाँ जाएंगे, खनिज लवण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चले जाएंगे, निम्न सांद्रता की ओर गमन कर जाएंगे। इसके दौरान किसी प्रकार की ऊर्जा खर्च नहीं होगी क्योंकि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहे हैं, मतलब जो विभेद्युतिकी क्षेत्र है उसमें खनिज लवण प्रवेश कर जाएंगे और खनिज लवणों का क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। दूसरा हम पढ़ते हैं संहति प्रभाव परिकल्पना। संहति प्रभाव परिकल्पना मतलब हो गया जहाँ द्रव्यमान के रूप में, भार के रूप में क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार जो वाष्प और आकर्षण होगा, वाष्प और आकर्षण और खिंचाव के कारण जल में क्या हो गए, आयनों के रूप में ये ग्रहण कर लिए जाएंगे। किसके कारण, वाष्पोत्सर्जन और क्या होगा, तथा खिंचाव। खिंचाव का कैसे होगा कि जब वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होगी तो उसके दौरान जल में जड़ के अंदर एक ऋणात्मक दाब उत्पन्न होता है जिसके कारण जल अंदर की ओर खिंचता है। उस जल के अंदर ही जो कुछ आयन मौजूद होते हैं वो बिना ऊर्जा खर्च किए ही क्या हो गए, प्लांट्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। खिंचाव के कारण जल में घुलित आयनों को अवशोषित कर लिया जाता है।
कैसे कर लिया जाएगा कि निष्क्रिय में हमने पढ़ा, जैसे विसरण परिकल्पना पढ़ी कि इसमें खनिज लवण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चले जाएंगे, और संहति प्रवाह परिकल्पना में देखें तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी और सिक्के के दौरान क्या होगा, खिंचाव, जड़ के अंदर जो ऋणात्मक दाब उत्पन्न होता है उसके कारण जल में घुलित जो भी आयन होते हैं, खनिज लवण होते हैं, आयनों के रूप में जो होते हैं वो अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो नोट करो इनको, फिर इससे आगे हम पढ़ते हैं। अब देखो विसरण और संहति प्रवाह परिकल्पना के बाद में निष्क्रिय अवशोषण की थर्ड परिकल्पना हम देखते हैं। थर्ड परिकल्पना है आयन विनिमय सिद्धांत। आयन विनिमय सिद्धांत। आयन विनिमय सिद्धांत के बारे में बात करें तो आयन विनिमय सिद्धांत क्या हो जाएगा कि जड़ की सतह हो जाएगी और बाह्य गोल के मध्य, किसके मध्य, जड़ की सतह व बाह्य घोल के मध्य, जो बाहर जो घोल मौजूद होता है वो और जो जड़ की सतह है उसके मध्य कुछ निश्चित संख्या में आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। मध्य निश्चित संख्या में धनायन व ऋणायन का आदान प्रदान होता है। प्रदान होता है, इसे हम क्या कहते हैं, आयन विनिमय कहते हैं, जिसे आयन विनिमय कहते हैं। कि जड़ की जो सतह होगी वह और बाह्य गोल मतलब मृदा के अंदर जो घुलित अवस्था, विलयनशील अवस्था में जो आयन मौजूद होंगे उनमें क्या होगा कि निश्चित संख्या में धनायनों का भी आदान प्रदान हो सकता है और ऋणायनों का आदान प्रदान हो सकता है। उसको ही हम क्या कहते हैं, आयन विनिमय कहते हैं। आयन विनिमय जो प्रक्रिया है वो समान आवेशों के मध्य ही होता है। किसके मध्य, समान आयनों के मध्य ही होता है। समान आयनों के मध्य मतलब धनायन को कौन विनिमय करेगा, धनायन ही करेगा, और ऋणायन को विनिमय कौन करेगा, आदान प्रदान कौन करेगा, ऋणायन ही करेगा। मतलब धनायन को कौन कर रहा है, धनायन ही करेगा, और ऋणायन का विनिमय कौन कर रहा है, ऋणायन का विनिमय कर सकता है, सिर्फ ऋणायन कर सकता है। अब जब यहाँ पर धनायन और ऋणायन का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, उस दौरान क्या होता है कि जो धनायन होता है इसका क्या हो जाता है, जड़ की सतह द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, विनिमय के दौरान जड़ की सतह द्वारा क्यों, क्योंकि बाह्य गोल और जड़ है वो, जड़ की जो सतह है वो क्या हो रही है, एक दूसरे से कांटेक्ट में, और तो जड़ की सतह में जैसे ही इनका विनिमय हो रहा है तो इस विनिमय के कारण क्या हो जाएगा कि विनिमय, इसको अच्छी तरह से लिख देता हूँ, के दौरान जो जड़ की सतह होगी वो क्या कर लेगी, धनायन का अवशोषण कर लेती है। तो विनिमय के दौरान जड़ की सतह द्वारा धनायन का अवशोषण कर लिया जाता है। और जैसे ही धनायन का अवशोषण होता है तो यह विसरण विधि द्वारा कहाँ पर चला जाता है, कोशिका के अंदर चला जाता है। बाद में क्या हो जाएगा, धनायन विसरण द्वारा सेल के अंदर चला जाता है।
क्योंकि सेल के अंदर क्या होगी, इनकी सांद्रता वैसे ही कम हो जाती है, तो सांद्रता कम होने की वजह से ये उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। नोट करो इसको, फिर इसके बाद में डोनल सिद्धांत पढ़ते हैं। आयन विनिमय सिद्धांत के बाद में हम पढ़ते हैं डोनल साम्यावस्था सिद्धांत। ये सब किस में पढ़ रहे हैं हम? निष्क्रिय अवशोषण में पढ़ रहे हैं। तो फोर्थ है इसका डोनल साम्यावस्था सिद्धांत। सिद्धांत किसने दिया? गिवन बाय डोनल ने दिया था। कब दिया था? 1927 में। ठीक है, 1927 में डोनल नामक साइंटिस्ट ने डोनल साम्यावस्था सिद्धांत दिया था। देखो ये जो सिद्धांत है वो स्थिर आयनों पर आधारित है। किस पर आधारित है? आधारित स्थिर आयनों पर, या बोल सकते हैं अविसरणशील आयनों पर, या क्या बोल सकते हैं? अविसरण आयनों पर। यानी कि जो डोनल साम्यावस्था सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? स्थिर आयनों पर और अविसरणशील आयनों पर आधारित है। डोनल का महत्व इसलिए है कि यह कोशिका में सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध, किसके? सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध, जो सांद्रता प्रवणता चलती है, मतलब जो सांद्रता के अकॉर्डिंग तत्वों का जो अवशोषण होता है, इसके विरुद्ध तत्वों को एकत्रित करने की क्रिया को दर्शाता है। विरुद्ध तत्व के होने की क्रिया को दर्शाता है। यानी सांद्रता अलग है, उसको न दर्शाकर क्या कर रहा है? उसके विपरीत तत्वों को क्या कर रहा है? एकत्रण कर रहा है। कैसे? कि जो जड़ की सतह होगी, जड़ की सतह में क्या करेंगे? क्या है? रूट सेल है, रूट सेल की जो झिल्ली है, ठीक है, रूट सेल होगी। अब रूट सेल के द्वारा क्या करेंगे? कुछ धनायन को बाहर की ओर छोड़े जाएंगे। जो लास्ट का विभजित क्षेत्र वहाँ की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पर क्या करेंगे? धनायन बाहर निकलेंगे। अब साम्य को स्थापित करने के लिए, साम्य स्थापित करने के लिए बाह्य जो घोल हो गया वहाँ से क्या करेंगे? इनकी साम्य को स्थापित करने के लिए अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो ये सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध बताता है। क्या बताता है? कि जो रूट सेल होती हैं, रूट सेल द्वारा कुछ धनायनों को क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। द्वारा धनायन बाहर निकाले जाते हैं तथा इस साम्य को स्थापित करने के लिए, स्थापित कैसे करेंगे? क्योंकि अंदर क्या होगी? धनायनों की कमी होगी, और इस धनायन की कमी को पूरा करने के लिए बाहर से क्या कर रहे हैं? धनायन प्रवेश करेंगे। करने के लिए बाहर से धनायन प्रवेश कर जाते हैं। तो ये कौन सा है? डोनल साम्यावस्था सिद्धांत। साम्यावस्था का मतलब कैसे हो गया? कि रूट की सेल्स होंगी, वो धनायन को बाहर निकालेंगे और साम्य को स्थापित रखने के लिए बाहर से क्या करेंगे? धनायन एंटर कर जाएंगे। इस प्रकार क्या हो जाएगा? खनिज लवणों का अवशोषण हो जाएगा। इस प्रकार हमने जो विचार पढ़े किसके? निष्क्रिय, क्योंकि इस दौरान भी क्या नहीं होती? किसी प्रकार की ऊर्जा खर्च नहीं होती, क्योंकि निष्क्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। नोट करो इसको, फिर इसके बाद में सक्रिय अवशोषण पढ़ते हैं। नोट कर लिया? नोट करने के बाद में हम पढ़ते हैं सक्रिय अवशोषण।
सक्रिय अवशोषण में क्या होगा कि ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा बोल सकते हो या बोल सकते हो एटीपी की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा खर्च होगी तभी क्या होगा, खनिज लवणों का अवशोषण हो पाएगा। इसके लिए भी कुछ विचार दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाहक संकल्पना। सबसे पहले पढ़ते हैं हम वाहक संकल्पना। नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें क्या होगा, वाहक के रूप में काम में लिया जाएगा। और इसको देने वाले वैज्ञानिक थे वॉन डेन होनर्ट। कौन थे, गिवन बाय, कौन थे, वॉन डेन होन, कौन थे, वॉन डेन हॉर्नट। इन्होंने ये क्या बताते हैं कि जो कोशिका जो झिल्ली होती है, कोशिका कला जो होती है, उसमें धनायनों और ऋणायनों के विनिमय के लिए कुछ प्रोटीन वाहक होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन वाहक होते हैं। और ये प्रोटीन वाहक आयनों के साथ जुड़कर क्या बनाएंगे, आयन सम्मिश्रण का निर्माण करेंगे। और यह कोशिका के अंदर जाकर इन आयनों को क्या कर देंगे, निष्क्रिय रूप से छोड़ देंगे। क्या बताते हैं वाहक संकल्पना के अनुसार कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कौन, कोशिका कला, कोशिका कला बोल दो या झिल्ली बोल दो, कोशिका कला में धनायन व ऋणायन के आदान प्रदान के लिए क्या पाई जाती है, वाहक प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वेक्टर प्रोटीन पाई जाएगी। और ये प्रोटीन वाहक या वाहक प्रोटीन होगी, ये क्या करेगी, आयन वाहक कॉम्प्लेक्स बनाएगी। ठीक है, वाहक प्रोटीन वाहक, प्रोटीन वाहक प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन वाहक प्रेजेंट होंगे। और यह आयनों से मिलकर, जो आयन से मिलकर आयन वाहक सम्मिश्रण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आयन वाहक सम्मिश्रण या कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं। आयन वाहक सम्मिश्रण बन गया। अब ये आयन वाहक सम्मिश्रण क्या करेगा, कोशिका कला के अंदर जाएगा और अंदर जाकर क्या करेंगे, ये आयन को छोड़ देंगे। सेल में अंदर जाने पर आयन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, या इसको हम एक शॉर्ट तरीके से भी देख सकते हैं। शॉर्ट तरीके से कैसे, कि कोई वाहक होगा, क्या होगा, वाहक होगा। ये वाहक क्या करेगा, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करेगा। एटीपी से क्या करेगा, ऊर्जा प्राप्त करेगा। और ऊर्जा प्राप्त करके क्या करेगा, ये सक्रियक वाहक बनाएगा। क्या करेगा, ये सक्रियक वाहक बनेगा। और सक्रियक वाहक बनेगा तो यहाँ से फास्फेट के रूप में एक ऊर्जा का अणु निकल गया, फास्फेट का अणु, तो क्या बन जाएगा, ADP। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यही तो मैं बता रहा हूँ कि सम्मिश्र, ये सक्रिय जो अवशोषण हो गया उसमें ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। तो यहाँ से वेक्टर बनेगा, कौन सा वेक्टर, प्रोटीन वाहक। क्या बोल सकते हैं हम, प्रोटीन वाहक होगा। ये एटीपी से ऊर्जा प्राप्त करेगा, एक्टिव होगा। एक्टिव होके क्या करेगा, आयन के साथ जुड़ेगा। अब ये किसके साथ जुड़ेगा, आयन के साथ। किसके साथ जुड़ेगा, आयन के साथ जुड़ेगा। और आयन के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, आयन वाहक कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्रण बनाएगा। क्या बनाएगा,
आयन वाहक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के रूप में बन गया। अब किसके अंदर प्रवेश कर जाएगा? ये सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगा, और सेल के अंदर प्रवेश कर गया कौन करेगा? आयन वाहक कॉम्प्लेक्स। तो ये अंदर करने के बाद में निष्क्रिय वाहक के रूप में निकल जाएगा और आयन अलग हो जाएंगे। किस रूप में? निष्क्रिय वाहक हो जाएगा और आयन के रूप में अलग हो जाएगा। और इस दौरान क्या हो रही है? ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, इसलिए कौन सा हो गया? एक्टिव एब्जॉर्वेशन की श्रेणी में आ गया। ठीक है, ध्यान रखना, कोशिका कला में आयन और धन आयन जो आयन होते हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए प्रोटीन वाहक हैं। प्रोटीन वाहक आयन के साथ मिलकर आयन वाहक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और ये एक सेल के अंदर जाने के बाद में क्या कर लेंगे? आयन को मुक्त कर देंगे। ठीक है, नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ते हैं। अब देखो सक्रिय अवशोषण में नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ते हैं हम, साइटोक्रोम पंप सिद्धांत। तो साइटोक्रोम पंप सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे लुंडेगार्ड थे और बर्स्ट्रोम थे। इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर साइटोक्रोम पंप सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया कि साइटोक्रोम जो रेनाइन के लिए वाहक की तरह कार्य करता है, और ये लवण शोषण के कारण जो रेनाइन होता है इसका अवशोषण बताता है। ये बताते हैं कि जो शोषण और जो रेनाइन का अवशोषण होता है वो एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। यानी कि जैसे शोषण की प्रक्रिया होती है वैसे वैसे ही जो खनिज लवणों का अवशोषण होता है वो जड़ के जो विभेद्यकी क्षेत्र हो गए उनके द्वारा क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। तो ये बताया था किसने? लुंडेगार्ड और बर्स्ट्रोम ने बताया था। किस सिद्धांत के अनुसार? साइटोक्रोम पंप सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद में नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ते हैं, विद्युत रासायनिक प्रवणता का सिद्धांत। ये विद्युत रासायनिक प्रवणता का सिद्धांत दिया था पीटर माइकेली ने। पीटर माइकेली बताते हैं कि रेनाइनों का स्थानांतरण अवरोधक झिल्ली जो होती है उसकी बाहरी सतह से भीतरी सतह में उत्पन्न जो विद्युत रासायनिक प्रवणता होती है, जो प्रवणता का कारण होता है, उसके कारण क्या होते हैं? जो बाह्य मृदा में जो खनिज लवण मौजूद होते हैं वो कहा जाते हैं जो अवरोधक झिल्ली होती है। अवरोधक झिल्ली क्या होगी? या तो सेल वॉल होगी या सेल मेम्ब्रेन होगी, उसको पार करके अंदर आ जाते हैं। इसके लिए एक एंजाइम कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो कौन सी होती है? एटीपेज एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि पढ़ ली कि किस प्रकार खनिज लवणों का अवशोषण होता है, एक्टिव और पैसिव। इन दोनों एब्जॉर्वेशन की जो प्रोसेस होती है उसके दौरान पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।